इस लेक्चर में यूथेनेसिया और फ्री लिविंग विल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और एथिक्स और एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि 5 जज बेंच बैठी थी एक सुप्रीम कोर्ट की, तो वो डिसाइड करेंगे कि लिविंग विल क्या है। अभी देखो 2018 की कुछ गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, लिविंग विल किस तरह से ली जा सकती है। लिविंग विल के बारे में भी जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि लिविंग विल क्या है। 2018 में कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और अब ये मॉडिफाई किए हैं कुछ, यानी कि उनमें कुछ चेंज किया है कि लिविंग विल किस तरह से ली जा सकती है, जो यूथेनेसिया को अलाउ करती है और यूथेनेसिया परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाया जा सके। और एक बात याद रखनी है, हमारे कंट्री में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया ही अलाउ है, एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। तो डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं यूथेनेसिया के बारे में। यूथेनेसिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से निकल के आया। इसका मतलब है गुड डेथ, यानी कि जब आपकी मृत्यु हो, अच्छी मृत्यु हो। मान लो कोई पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा इल है, किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो सकता, या उसको ऐसी बीमारी लगी है कि वो इनक्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी में तड़प रहा है वो, तो वो उस टाइम पे अपनी डेथ एक्सेप्ट कर सकता है। वो कहे कि मुझे डेथ दे दो या मुझे मार दो किसी तरह से। कोई मान लो उसको कोई दवाई दी जा रही है और वो दवाई देना बंद कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो इस तरह से अपने इच्छा की मृत्यु कोई चूज कर सके, उसी को बोलते हैं यूथेनेशिया, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ पर्सनस लाइफ टू एंड देयर सफरिंग। अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए वो अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर दे अपनी इच्छा से, तो उसी को गुड डेथ या यूथेनेशिया के नाम से जानते हैं, या इसे मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। मर्सी किलिंग दो तरह की होती है यूथेनेशिया, एक है एक्टिव यूथेनेशिया और एक है पैसिव यूथेनेशिया। पहले समझते हैं एक्टिव यूथेनेशिया क्या है। मान लो कोई आदमी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और उसको उस बीमारी से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में तड़प रहा है वो, और वो कहे कि मुझे कोई इंजेक्शन ऐसा लगा दो, जहर का इंजेक्शन लगा दो, मुझे मार दो। तो डॉक्टर को उसे मारने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े किसी को, यानी कि खुद नहीं मर सकता वो, मारने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े। मान लो कोई डॉक्टर इंजेक्शन दे, लीथल इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन दे, या कोई ऐसी दवाई खिला दे जिसकी वजह से वो मर जाए, तो उसे बोलते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। तो फिर पैसिव यूथेनेशिया क्या है? पैसिव को नेगेटिव या नॉन एग्रेसिव यूथेनेशिया भी बोलते हैं। इसका मतलब ये, मान लो वही आदमी है, वो बीमारी से तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन वो जी रहा है किसकी वजह से? मान लो उसे ऑक्सीजन लगा रखी है, या उसे टाइम टू टाइम डेली या एक सप्ते में एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं, या कुछ ऐसा इंजेक्शन उसे दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो जी रहा है, लेकिन अभी भी वो तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द फेस कर रहा है, और वो ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं होने वाली है, इनक्यूरेबल है। दोनों ही केस में, एक्टिव में भी और पैसिव यूथेनेशिया में भी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इनक्यूरेबल है। तो ऐसी बीमारी में वो मान लो तड़प रहा है, और किस वजह से जी रहा है? सिर्फ उसे रेगुलरली दवाई दी जा रही है, या ऑक्सीजन पे जी रहा है, या किसी पे भी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। अगर वो दवाइयाँ छोड़ दी जाएं, ना दी जाएं उसे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मर जाएगा, तो उसे बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक्टिव यूथेनेशिया में तो उसे मारने के लिए इंजेक्शन या कुछ दिया जा रहा था, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया में जो उसे दिया जा रहा है, मान लो दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो दवाइयाँ बस रोक दी, वो दवाइयाँ रोक दी, यानी कि डिनाइल कर दी मेडिकल केयर, तो वो ऑटोमेटिकली मर ही जाएगा। तो उसे बोलते हैं पैसिव या नेगेटिव या नॉन एग्रेसिव यूथेनेशिया। फर्दर देखो, कुछ एक्सपर्ट जो यूथेनेशिया के एक्ट हैं उन्हें 3 कैटेगरी में और बांटते हैं: वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री। ये उसकी मर्जी के आधार पे, जब वो अपनी मर्जी देता है ना, अपनी कंसेंट, मतलब अपनी जो खुद की जो मर्जी है वो बताता है, कंसेंट देता है अपनी, उसके आधार पे बांटी गई हैं। वॉलेंट्री यूथेनेशिया का मतलब है जब पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करे यूथेनेशिया को परफॉर्म करने के लिए, जब खुद जो मरीज तड़प रहा है वो खुद कहे कि मुझे मार दो, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री यूथेनेशिया। इनवॉलेंट्री यूथेनेशिया ये है कि जब पेशेंट रिक्वेस्ट ना करे, वो जो मरीज है, पेशेंट है, वो रिक्वेस्ट करे ही ना, और तब उसे डॉक्टर मार दे या कोई मार दे,
तो उसे बोलेंगे अमाउंट्स टू मर्डर, यानी कि फिर वो मर्डर माना जाएगा, जिसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया, कि वो ये इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया हो गया मृत्यु के बराबर, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट तो की नहीं ना, वो अपना दर्द सहन कर रहा था बीमारी में, लेकिन किसी ने उसको मार दिया। नेक्स्ट आता है नॉन वॉलेंटरी। इसमें देखो पेशेंट क्या है, इनकेपेबल होता है कंसेंट देने के, यानी कि वो ऐसी बेहोशी की हालत में और तड़प रहा है कि उसका दिमाग अभी फ्रेश है ही नहीं कि वो अपनी कंसेंट बता सके, अपनी मर्जी बता सके कि उसे डेथ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन तब उसे मार दिया जाए, उसे बोलते हैं नॉन वॉलेंटरी यूथेनेशिया। अब आते हैं लिविंग विल के कंसेप्ट पे। लिविंग विल का क्या मतलब है? देखो जो ये कंसेंट दे रहा है ना, मरीज कंसेंट दे रहा है मरने के लिए, उसी को बोलते हैं लिविंग विल। लेकिन कब दे रहा है? जैसे मान लो अभी बीमार हुआ नहीं है वो, या मान लो बीमार होने की फर्स्ट स्टेज पे है वो, और उसे पता है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, मान लो उसे कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज वाले कैंसर पे है वो, लेकिन अभी वो ऐसी हालत में उसका सही दिमाग काम कर रहा है, तो उस टाइम पे वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। देखो ये विल वही है जो विल सेल यूज करते हो आप, और इस विल का मतलब इच्छा भी होता है। लिविंग विल का मतलब हो गया कि जब वो अपनी सही हालत में उसका दिमाग, तब वो अपनी इच्छा बता सके कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रहा हो फ्यूचर में, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, कि उस टाइम पे वो तड़प रहा हो और कोई इलाज ना हो उस बीमारी का, इनक्यूरेबल हो, तो उस टाइम पे उसके साथ क्या किया जाए? उसको इंजेक्शन दे के मार दिया जाए, या उसको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो दवाइयाँ बंद करके ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह की अपनी फ्री विल दे सकता है वो। कब? जब उसका दिमाग स्टेबल हो, सही हो, यानी कि उसको उस स्टेज में नहीं, जब वो हॉस्पिटल में तड़प रहा है उसमें नहीं, उससे पहले ही अपनी वो इच्छा जाहिर करके जाए। जैसे अभी मान लो मैं हूँ, मैं सही हूँ बिल्कुल, मैं अपनी लिविंग विल दे के जाऊँ, एक कागज़ पे लिख के जाऊँ कि तब अगर मान लो फ्यूचर में मुझे ऐसी तड़पन हो तो मुझे कोई दवाई ना दी जाए और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और हमारे देश में तो आपको पता है एक्टिव यूथेनेशिया लागू है नहीं। कौन सी अलाउ है? सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया, यानी कि जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है वो दवाई देना बंद कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि एक्टिव यूथेनेशिया परफॉर्म करे, कोई लीथल इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन दे के मार दे, ये अलाउ नहीं है। तो मैं लिविंग विल भी दे के भी जाऊंगा ना, तो सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया ही लागू हो सकती है, मुझ पर अलाउ की जा सकती है, यानी कि जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो बंद कर सकते हैं, अगर वो बंद करने से मेरी डेथ हो जाती है तो ठीक है। तो लिविंग विल क्या है? मरने से पहले, किसी घातक बीमारी होने से पहले मैं अपनी इच्छा जाहिर करके जाऊं, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो मुझे इस तरह से दवाइयां देना बंद कर दी जाए और मुझे डेथ दी जाए। तो ये लिविंग विल। तो इसका पूरा जानते हैं क्या कंसेप्ट है। देखो ये पर्सन का राइट है, अधिकार है कि वो डायरेक्टिव दे सके पहले से पहले ही, कि अगर कोई ऐसी फ्यूचर में सिचुएशन अराइज होती है तो ऐसी जो सपोर्ट ट्रीटमेंट उसे दिए जा रहे हैं उनको हटा दिया जाए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन लगाया जा रहा है या कोई इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनको ना दिया जाए ताकि मुझे डेथ मिल सके। तो ये हो गया लिविंग विल। ये कहाँ से अराइज होता है ये कंसेप्ट इंडिया में? लिविंग विल का कंसेप्ट कहाँ से आता है? बहुत सारे रिपोर्ट हैं, बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे अराइज होता है। जैसे 2006 का एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 196 रिपोर्ट दी थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने। लॉ कमीशन के बारे में आप जानते हो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो संविधान में इसके बारे में दिया हुआ है, ना ही कोई एक्ट बनाया हुआ है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लॉ कमीशन बैठता है, बारी बारी से बैठाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लॉ कमीशन 2006 में 196 रिपोर्ट देता है, जिसका नाम था मेडिकल ट्रीटमेंट टू टर्मिनली इल पेशेंट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये याद करने की जरूरत है नहीं आपको, बस इतना याद रखना है। लॉ कमीशन ने 2006 में लिविंग विल के बारे में, 196वीं रिपोर्ट के बारे में लिविंग विल के बारे में कहा, और इसमें ये कहा कि जब भी पेशेंट, जो मरीज है, अपना डिसीजन देता है मेडिकल ट्रीटमेंट को रिसीव ना करने के लिए, तो ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नहीं होगा। क्योंकि देखो हमारे देश में ये कानून भी है, आईपीसी की धारा है सेक्शन 309, इंडियन पीनल कोड है जो, उसमें ये सेक्शन है 309। अगर हम खुद सुसाइड करने की कोशिश करेंगे ना तो एक क्राइम है सुसाइड करना, हम आत्महत्या करेंगे तो ये अपराध है और आपको सजा हो सकती है। अगर बच गए तो मर गए तो मर गए, अगर बच गए तो फिर सजा होगी आपको, फिर जेल में काटो। तो ये 309 के तहत अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के अंदर भी नहीं आता लिविंग विल। याद रखना, लिविंग विल दिए और उस टाइम पे अगर कोई डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे तो ये सुसाइड में भी नहीं आता, और ना ही डॉक्टर को भी सजा होगी, क्योंकि डॉक्टर के भी ये देखो, डज नॉट कमिट ए ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी,
जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट को रोकता है डॉक्टर, तो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी का कोई भी उल्लंघन नहीं होता है, तो डॉक्टर को भी कोई सजा नहीं हो सकती। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट एक अरुणा शानबाग केस है 2011 का, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ही पैसिव यूथेनेशिया को लागू किया था कि कोई ऐसा पेशेंट है जो वेजिटेटिव स्टेट में है, कि ऐसी हालत में है हॉस्पिटल में और वो ठीक नहीं हो सकता है, उसका कोई दवाई है नहीं, तो उसे पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है। यानी कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो दिए जा रहे हैं, दवाएं दी जा रही हैं, वो हटा लो, वो ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारी कंट्री में पैसिव यूथेनेशिया लागू है, यानी कि अलाउ है। कौन सी नहीं है? एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है। फिर आता है ये पुट्टा स्वामी केस 2017 में, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। आर्टिकल 21 है जो हमारा, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। और इसमें ही कहा था कि आर्टिकल 21 पैसिव यूथेनेशिया को कंसेप्ट को भी अलाउ करता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को जो अलाउ करता है आर्टिकल 21, इंडिविजुअल डिग्निटी में ये पैसिव यूथेनेशिया भी आता है। फिर कॉमन कॉज केस आता है 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी। 2018 में देखो जो लिविंग विल के बारे में गाइडलाइंस दी, वो क्या कहती हैं? वो कहती थी कि जब भी कोई, मान लो आदमी है, आदमी नहीं है, बॉक्स बन गया, ये आदमी है मान लो, तो ये आदमी अभी सही हालत में, इसका सही दिमाग काम कर रहा है, लेकिन इसे मान लो कोई बीमारी हो रखी हो, ये अपनी लिविंग विल देना चाहता है पहले ही, तो ये एक कागज़ लेगा, उसमें लिखेगा कि मैं जब फ्यूचर में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी कोई दवाई ना हो और मैं तड़प रहा हूँ, तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया दे दी जाए, यानी कि डेथ दे दी जाए, वो दवाइयाँ छोड़ दी जाएँ, कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, ताकि मैं अपने आप मर जाऊँ। तो ये कैसे करेगा लिविंग विल? पहले जब सही हालत में होगा, एक कागज़ में लिखेगा कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर दिया जाए, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। 2 विटनेस होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए जिनके सामने साइन करेगा। और किसके सामने करेगा? 2 विटनेस तो होंगे मजिस्ट्रेट के सामने, जो डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है उसके सामने करेगा, उसके सामने, जो डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके सामने। फिर मजिस्ट्रेट क्या है? एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा। ये 2018 की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, जो अभी नई मॉडिफाई की है ना, चेंज, उनमें कुछ चेंज हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, पहले 2018 की जान लो। तो फिर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करेगा, इसमें कुछ 3 एक्सपर्ट होंगे जो फिजिशियन होंगे, फिजिशियन मतलब डॉक्टर होंगे, जो ये बताएंगे हाँ ये बंदा जो है अभी ये सही हालत में है, यानी कि ऐसा तो नहीं है ये मेंटल है, पागल हो रखा है तब कह रहा है, यानी कि वो सही नॉर्मल होना चाहिए। तो वो मेडिकल बोर्ड ये देखेगा। और मेडिकल बोर्ड में जो ये फिजिशियन डॉक्टर होंगे, कम से कम उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 2018 की गाइडलाइंस बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, कॉमन कॉज केस में जो बोली थी। फिर कहता है कि फिर मेडिकल बोर्ड जब कह देगा हाँ भाई साहब ये सही हालत में और सही कह रहा है, अपने मर्जी से कह रहा है, ये अपनी लिविंग विल दे रहा है जो अपनी मर्जी से दे रहा है, फिर जाएगा कलेक्टर के पास ये कागज़, फिर कलेक्टर देखेगा, फिर कलेक्टर साइन करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उसके जहाँ पे वो रहता है, फिर कलेक्टर फिर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, फिर वो अप्रूवल दे देंगे, वो साइन कर देंगे कि हाँ इसकी लिविंग विल हो गई, यानी कि अब ये साइन होगी। अगर वो फ्यूचर में ऐसी बीमारी से मान लो सफ़र करेगा, तो डॉक्टर इस लिविंग विल के पर्चे को देखेगा और हटा देगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन हटा देगा या दवाई देना बंद कर देगा कि इसने अपनी लिविंग विल दे रखी है। उसके आधार पे ही पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया जाता था हमारे इंडिया में 2018 की गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन अभी इनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या क्या देखो। पहले जो मेडिकल बोर्ड बैठता था उसमें 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फिजिशियन या डॉक्टर को, जो देखेगा कि हाँ ये सही हालत में है बंदा या नहीं है, अपनी मर्जी से लिविंग विल दे रहा है या नहीं दे रहा। लेकिन ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस है 5 साल में कर दिया। 5 साल के एक्सपीरियंस हो किसी फिजिशियन को, तो वो भी लिविंग विल को बारे में देख सकता है, उस बंदे का माइंड को देख सकता है कि सही है, नॉर्मल है या नहीं है। तो अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर अब यही है, देखो 2 विटनेस तो होंगे। पहले क्या है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था फर्स्ट क्लास का, उसके सामने साइन करता था। अब ऐसी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 गवाह हों और सिर्फ सूचित कर दे, इंटीमेशन कर दे। इंटीमेशन का मतलब है सूचित कर दे, सूचना दे दे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि भैया मैं अपनी लिविंग विल साइन कर रहा हूँ, 2 विटनेस है मेरे, बस बोल दे। फिर एक मेडिकल बोर्ड अब भी बैठेगा, मेडिकल बोर्ड जिसमें एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उनको सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि 5 साल से डॉक्टर हों, कि मेंटल जो एबिलिटी है उसको पहचान सकें। पहले 20 साल का था ना, ये 5 साल का कर दिया। फिर मेडिकल बोर्ड कहेगा, साइन कर देगा, तो ये हो जाएगा।
तो थोड़ा जो प्रोसेस है ना थोड़ा इजी बना दिया पैसिव यूथेनेशिया का, तो इसलिए ये न्यूज में आया था। तो ये लिविंग विल कहाँ से आया, कैसे इवोल्यूट हुआ, हमने डिस्कस किया ये अभी। तो यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो एडल्ट ह्यूमन बींग है, और लिविंग विल का कंसेप्ट कौन दे सकता है, सिर्फ एडल्ट, यानी कि जो 18 साल से ऊपर का आदमी या औरत है, ह्यूमन है, कोई भी है, कोई भी पर्सन ह्यूमन आ रहा है इसमें, कोई भी ट्रांसजेंडर भी है, कोई भी है, यानी कि जो 18 साल से कम की उम्र का वो तो बच्चा, वो उसकी लिविंग विल नहीं चलेगी। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे प्रीलिम्स में ना फंसा देते हैं स्टेटमेंट देके, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसमें एडल्ट ह्यूमन बीइंग अपनी मेंटल कैपेसिटी को यूज कर सकता है और अपनी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कि वो जब ऐसा फ्यूचर में बीमार हो तो वो कोई लाइफ सेविंग डिवाइस है उसको विड्रॉल कर सकता है डॉक्टर, और उसे राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट का अधिकार है उस पर्सन को, वो कर सकता है। यानी कि जो आर्टिकल 21 है जो उसके अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमें निष्ठा के साथ इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, तो वो इज्जत के साथ जीने का अधिकार हमें इज्जत के साथ मरने का अधिकार भी देता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। पैसिव यूथेनेसिया अलाउ होता है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार भी देता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये हैं इसके अगेंस्ट में और फोर में आर्गूमेंट देते हैं, यानी कि कुछ सपोर्ट करते हैं यूथेनेशिया को, कुछ इसका विरोध करते हैं। ये एथिक्स के लिए यूज हो सकता है, एथिक्स में आप यूज कर सकते हो। तो पहले जानते हैं कि फोर यानी कि इसके सपोर्ट में क्या क्या आर्गूमेंट है। पहला ये है राइट बेस्ड आर्गूमेंट, कि जो आदमी मरना चाहता है, अपनी डिग्निफाइड डेथ जीना चाहता है, वो ज़्यादा तड़पना नहीं चाहता, कि वो निष्ठा के साथ मरना चाहता है, तो उसके अधिकार को ये अलाउ करता है यूथेनेशिया, यानी कि ह्यूमन राइट को देता है। नेक्स्ट है बेनिफिशियंस। बेनिफिशेंस का मतलब क्या है? बेनिफिशेंस का मतलब ये है कि कोई यूथेनेशिया को ले रहा है तो वो जो सोसाइटी में वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज या कंपैशन, मर्सी, तो इसमें क्या है, कोई पेशेंट क्या है वो नहीं चाहता कि वो सफ़र करे ऐसी बीमारी से, तो वो मर्सी किलिंग उसके लिए परमिशन दी जानी चाहिए, तो वो सपोर्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट है कि एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया का जो डिफरेंस है उसको लेके कुछ आर्गुमेंट देते हैं सपोर्ट में। वो कहते हैं जब पैसिव यूथेनेशिया अलाउ की जा सकती है तो एक्टिव यूथेनेशिया भी लागू की जानी चाहिए, क्योंकि देखो मॉरली तो पैसिव यूथेनेशिया भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब पैसिव यूथेनेशिया की जा रही है परमिट, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा रहा है, लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया नहीं की जा रही जिसमें अलग से एक्सटर्नल फोर्स दी जाए या कोई इंजेक्शन लगाया जाए, तो ऐसा एक्टिव यूथेनेशिया भी लागू की जानी चाहिए। तो कुछ एक्सपर्ट इसका भी सपोर्ट करते हैं। अब कुछ अगेंस्ट में, कुछ इसका विरोध करते हैं। वो क्या बोलते हैं? सेंसिटी ऑफ लाइफ। वो कहते हैं देखो जीवन देना और लेना ये काम है भगवान का, ये विशेष अधिकार है, प्रोरोगेटिव है गॉड का, तो इसमें इंसान का कोई मर्जी नहीं है, ये सिर्फ इकलौता सोल प्रोरोगेटिव है ऑफ गॉड, यानी कि इकलौता भगवान का ही अधिकार है किसी को जीवन दान देना या किसी को डेथ देना, तो इसमें इंटरफेयर ह्यूमन का नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका विरोध करते हैं। दूसरा विरोध इसलिए करते हैं कि यूथेनेशिया भी एक मर्डर के बराबर है, क्योंकि आप उसका मर्डर ही कर रहे हो, क्योंकि भले ही आप एक्टिव करो चाहे पैसिव यूथेनेशिया करो, तो हो तो उसका मर्डर ही रहा है ना, कि जब तक जी तो सकता है ना, वो भले ही तड़प रहा हो लेकिन जी सकता है, तो ये सोसाइटी कुछ इसे मर्डर मानते हैं, हत्या मानते हैं। नेक्स्ट है अब्यूज ऑफ ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन राइट। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब वो देखो ऑलरेडी पेशेंट जो दे रहा है लिविंग विल, मान लो 1 महीने पहले 2 महीने पहले वो बीमार है, अपनी बीमारी की हालत में दे रहा है, तो उसे रेयरली ऑटोनॉमी है, यानी कि वो एक ऐसी कंडीशन में है ऑलरेडी कि वो उसका माइंड रैशनल नहीं है, साउंड माइंड नहीं है उसका, वो ऑलरेडी सोच रहा है कि मैं क्यों चाहूँ तड़पना, बीमारी हो रखी है उसे, तो उसका ऑलरेडी स्टेबल रैशनल माइंड है नहीं, तो ये उसकी ऑटोनॉमी का एक तरह से अब्यूज है, यानी कि ऑटोनॉमी यूज नहीं कर रहा है पेशेंट। नेक्स्ट है कि जो कांत और मिल, ये कांत मिल राइटर हैं, बहुत स्कॉलर हुए थे, विद्वान, बहुत यानी कि बहुत फेमस लीजेंड माना जाता है इन्हें, कांत मिल को। तो ये भी ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं कि वॉलंटरी अपनी लाइफ को एंड करना, अपनी लाइफ को उसकी ऑटोनॉमी है जो उसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है सपोर्टिव केयर। मान लो कुछ सपोर्टिव केयर देके उसे ट्रीटमेंट करके कुछ समय उसे मतलब जीवित रखा जा सकता है, लेकिन जो पेशेंट है अगर उसको पैसिव यूथेनेशिया दी जाए तो उसकी लाइफ बेकार हो सकती है, यानी कि डेथ ही हो जाएगी, बेकार क्या, तो इसलिए इसका अगेंस्ट में है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ वनरेबल पेशेंट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं
जो इतने कमज़ोर होते हैं कि उस सिचुएशन में वो सही डिसीजन भी नहीं ले पाते, इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं कि उनका माइंड सही से काम नहीं कर रहा कि वो उस सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले सकते साउंड डिसीजन, तो इस वजह से भी इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन। देखो पेशेंट को हमेशा डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ होता है कि हाँ डॉक्टर उसका इलाज सही से करेगा और उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यानी कि पूरी से पूरी ताकत लगाएगा, जान लगेगा कि उसकी जान को बचाया जा सके। लेकिन जब ये यूथेनेशिया का कंसेप्ट लागू होगा, उसे दी जाएगी डेथ, तो फिर ये जो ट्रस्ट है ना एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए भी इसका विरोध करते हैं। लीगल स्टेटस क्या है यूथेनेशिया का वर्ल्ड वाइड और इंडिया में? देखो वर्ल्ड वाइड ये 2-3 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री। इनमें देखो दोनों यूथेनेशिया अलाउ है, पैसिव और एक्टिव दोनों। एक स्विट्जरलैंड कंट्री है, यहाँ पे भी देखो यूथेनेशिया अलाउ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, असिस्टेड डाइंग अलाउ है, यानी कि एक तरह से जो पैसिव यूथेनेशिया वो अलाउ है, लेकिन डॉक्टर की प्रेजेंस में होनी चाहिए, फिजिशियन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा में देखो ये अलाउ करता है कि यूथेनेशिया को अलाउ करता है, जो असिस्टेड डाइंग है वो अलाउ करता है मेंटली इल पेशेंट के लिए, जो मेंटली इल पेशेंट है। लेकिन फिर भी इसको कनाडा में क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जो ऑलरेडी मेंटली इल है, यानी कि जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है जिस पर्सन का माइंड, तो उसके लिए अलाउ करना तो ये तो गलत है। यूएस में बात करें हम, अमेरिका में, तो अमेरिका में देखो पूरे अमेरिका में तो लागू नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ ये लागू है यूथेनेशिया, जैसे वॉशिंगटन, ओरेगोन, मोंटाना, डिफरेंट स्टेट में ये लागू है, लेकिन कुछ सारे स्टेट में लागू नहीं है। यूके की बात करें तो यूके इसे इलीगल मानता है, अवैध मानता है। वो कहता है यूनाइटेड किंगडम कि ये मैन स्लॉटर के बराबर है, जैसे हम पशुओं का स्लॉटर करते हैं, काटते हैं पशुओं को, इस तरह से ये मैन स्लॉटर के बराबर है। इंडिया की बात करें, इंडिया में हमने जाना एक सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन ये राइट टू डाई का अधिकार को इंक्लूड नहीं करता। लेकिन आप सबको पता, हमने पढ़ा ऊपर, जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का 2017 में पुट्टास्वामी का जजमेंट आया, और कॉमन कॉज की जो गाइडलाइंस दी उनमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जो राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी इंक्लूड करता है, यानी कि जो हम निष्ठा के साथ जी सकते हैं वो निष्ठा के साथ मर सकते हैं, ऐसा भी मौलिक अधिकार इंक्लूड करता है। तो इंडिया में कोई लॉ तो नहीं बना हुआ है, यानी कि लीगल कंसेप्ट तो कोई है नहीं इंडिया में, अदर कंट्री की तरह जैसे वहाँ पे कानून लॉ बने हुए हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट तो नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये आता है कि यूथेनेशिया और सुसाइड में क्या अंतर है। देखो सुसाइड क्या है, सुसाइड हम मेंटली इल भी हो सकते हैं और मेंटली फिट भी हो सकते हैं, लेकिन सुसाइड हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपने आप को सेल्फ मार रहे हैं, कोई दूसरा बंदा हमें नहीं मार रहा है, सेल्फ किलिंग कर रहे हैं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यूथेनेशिया में नहीं है, क्योंकि यूथेनेशिया में तो क्या है, हम बीमार हैं और तब हमें या तो जहर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है या हमसे दवाइयाँ छीन ली जा रही हैं, तो दोनों में अंतर है। तो ये था इस लेक्चर में बस।